वेलकम एवरीवन। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन मुखर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमने कल वीडियो में देखा था कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और किस तरह से ये उस समय विकसित था। तो आज हम उससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि उनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य ने किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया और किस तरह से सिकंदर को देश से बाहर निकाला था और सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में देखा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आज बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो थे बिंदुसार। इन्हें बिंदुसार क्यों कहा जाता था, इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि जब इनका जन्म हुआ तो इसमें जो इनके गुरु थे चंद्रगुप्त के, चाणक्य, उन्होंने देखा कि सेल्यूकस निकेटर एक निडर डरपोक राजा है, तो उसकी पुत्री या उसके गुण धर्म उसमें जरूर होंगे। तो देखा इसका जो पुत्र होगा, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसमें उसके गुण जरूर आएंगे। इसलिए चाणक्य ने थोड़ा थोड़ा, जिससे वो उनकी पत्नी मरे भी नहीं और उनके भोजन में जहर मिलाना, खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ आगे कि बिंदुसार के जब ये जन्म हुआ तो बिंदुसार के शरीर पे छोटे छोटे बिंदु बन गए थे या चक्कर से बने हुए थे, तब इनका नाम बिंदुसार पड़ा था। तो हम इससे आगे की बात जानते हैं, या आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो इससे आगे की बात करें तो हम भाइयों आगे की तरफ चलें। तो ये जो बिंदुसार थे ये चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। पहली बात ये है कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार थे। तो बिंदुसार इनके चंद्रगुप्त के पुत्र थे। तो इन्होंने 298 में जब चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेल किला में मौत हुई, तब उन्होंने राज सिंहासन पर बैठे, मगध की राजगद्दी पर बैठे, और इन्हें अमित्रघात या दुश्मनों के विनाशक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 16 राज्यों को जीतने का कार्य किया था। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अमित्रघात। और वायु पुराण है, जो पुराण थे हमारे धर्म के, उसमें वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। इन्हें वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। ये याद रखना आपको, कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चंस में, कोई भी कंपटीशन लेवल की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर की वायु पुराण में बिंदुसार का क्या नाम था। तो बिंदुसार का वायु पुराण में नाम क्या था भाइयों? तो इसमें होगा मित्रों भद्रसार। तो ये साथियों भद्रसार, ये याद रखना। अभी हम आगे की तरफ चले तो आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। ये भी एक धर्म को मानते थे। कौन सा? आजीवक संप्रदाय। तो आपको इतना समझ में आया कि बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त के। ये 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे थे, पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था। उपाधि इसको कौन सी मिली थी? अमित्रघात की, अर्थात शत्रुओं को नष्ट करना या खत्म करना। और वायु पुराण में इनका नाम भद्रसार भी रखा गया है। ये आजीवन जीवक या आजीवन संप्रदाय के अनुयायी थे। इससे आगे की तरफ चले तो इनके कार्यकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था दोस्तों। साथियों, इनके कार्यकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तो उनको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया? पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा, फिर उसके बाद अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो ये इतना आपको कि तक्षशिला का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ, तो आपको पूछे तो बोल देना बिंदुसार के कार्यकाल में हुआ था। तो ये एक और है, आपको मैंने ऊपर भी बताया था आपको जस्ट 1 मिनट पहले कि 16 राज्यों का विजेता इन्हें कहा जाता है। 16 राज्यों का विजेता इनको बिंदुसार जी को कहा जाता है। तो वापस हम ये देखिए, इतना ही नहीं इनका सार। हम आगे अशोक की तरफ चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल में जब तक आप 12th पास की जो योग्यता है उससे एग्जाम दोगे तो आपको इतना ही सीमित तक आएगा। जैसे कि यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी की कोई भी एग्जाम दो सीजीएल को छोड़ के, तो आपको इतना ही आएगा। तो मैं आपको ये इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका बिजी टाइम है, वो ज्यादा आपका नहीं लेना चाहता।
हम आगे चले तो इसके बाद कौन आते हैं, इनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो भारतीय इतिहास में बड़े क्रांतिज्ञ थे। तो ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़ा क्रांतिज्ञ थे, अर्थात ये इनका इतिहास बहुत ही ज्यादा उदयनीय रहा है। तभी तो हमारे झंडे में इनके राज्य का अशोक चक्र लिया जाता है। और ये इनका जन्म समथिंग हुआ था 298 या 297 के समथिंग। अशोक 269 में 269 ईसा पूर्व में मगध के राजा बने थे। कब बने थे? 269 में मगध के शासक बने थे और ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो ये याद रखना कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक थे। राजा बनने से पहले अवंती के राज्यपाल भी यही रहे थे। ये जब राजा बने थे दोस्तों, उससे पहले इनके पिताजी अर्थात बिंदुसार ने इन्हें किसका राज्यभार सौंपा या राजपाट सौंपा, राज्यपाल बनाया था। किस चीज का? अवंती का राज्यपाल इनको बनाया था। 261 एडी में कलिंग पर आक्रमण, हाँ ये भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। कौन सा? 261 एडी या ईसा पूर्व में जब कलिंग की लड़ाई हुई थी। ये सबसे बड़ा युद्ध या लड़ाई मानी जाती है भारत के इतिहास की। तो इसमें इन्होंने ये जो विद्रोह कलिंग पर आक्रमण करके बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई और उसको जीतकर, कलिंग को जीतकर इन्होंने वहां की तोसली को राजधानी बनाया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार करके अपने राज्य की राजधानी तोसली को बनाया। तो हम आगे इसी में बात करें दोस्तों, तो कलिंग के युद्ध को देखते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। अर्थात इसका मतलब सार से आपको सीधी कहानी में बताऊं तो वहां पे बहुत बड़ा नरसंहार किया इन्होंने। नरसंहार किया तो इन्होंने देखा भाई बिना मतलब में मृत्यु हुई है, जान मान हानि हुई है, तो इन्होंने क्या किया? हिंसा पे अहिंसा को छोड़कर अहिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध के प्रवर्तकों पर चलने लगे। तो बाद में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों कहाँ पे भेजा? श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र इसको महेंद्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी, उनको श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया था। अशोक के 3 अभिलेख माने गए हैं। तो कौन सा? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अभी शिलालेख कौन सा होता है? जो पत्थर पे जिसका उल्लेख मिलता है या लिखा हुआ मिलता है, तो वो होता है शिलालेख। स्तंभ लेख पिलर्स पे लिखा हुआ होता है, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। और गुहा लेख गुफाओं की दीवारों पे लिखा होता है दोस्तों, उसे कहते हैं गुहा लेख। 1837 में अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सर्वप्रथम इन अभिलेखों को किसने पढ़ा? 1837 को जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। मौर्य शासन काल को कब तक चला? अभी आपको ये भी पूछ लेगा कि कब तक मौर्य साम्राज्य था उसने मगध पर राज किया। तो इसमें आपका जवाब होगा 137 वर्षों तक इन्होंने मगध पर राज किया। अभी आपको पूछ ले भाइयों कि इनके अंतिम शासक कौन थे? तो इनके जो मौर्य साम्राज्य के थे अंतिम शासक वो थे बृहद्रथ इनके अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य के। तो इनको क्या हुआ? इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो ये इतना ही था। वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था या उत्तराधिकारी था। 298 में ये मगध पर राजगद्दी पर बैठे थे। उपाधि इनको कौन सी मिली थी? अमित्रघात यानी शत्रुओं का विनाशक। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। एक बार सुशील ने दबाया, दूसरी बार किसने? अशोक ने। तो 16 राज्यों का विजेता भी इनको ही कहा जाता है दोस्तों, अशोक। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी आ गए कौन? अशोक। तो अशोक को 269 में मगध के शासक बना। 269 ईसा पूर्व, ये जरूर याद रखना 269 ईसा पूर्व ये मगध राज्य के शासक बने। ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 99 अपने भाई थे उनकी हत्या करके 269 में या मगध के राजा बने थे।
राजा बनने से पहले अवंती के ये राज्यपाल थे और राजा बनने के मात्र 7 वर्ष पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और ये आक्रमण इतना भयानक माना जाता है कि बहुत से लोगों की जान गई थी। बहुत ज्यादा क्रूरता से इन्होंने आक्रमण किया था और आसानी से इसको कलिंग को जीत लिया और तोसली पर अधिकार करके इसको अपनी राजधानी बनाया। हम आगे आए तो ये कलिंग के युद्ध का नरसंहार देखकर इनके मन में भावना उत्प्रेरित हुई और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर इसके अनुयायी बन गए। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। किसके लिए भेज दिया भाइयों? तो ये इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र को और महेंद्र पुत्री संघमित्रा को कहाँ पे भेजा? श्रीलंका भेज दिया साथियों। हम आगे बात करें साथियों तो अशोक के 3 अभिलेख थे। कौन सा अभिलेख थे? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख का मतलब हुआ पत्थर पे या शिला पे लिखा हुआ, स्तंभलेख पिलर्स पे लिखा हुआ, गुहालेख गुफाओं की दीवारों पे लिखा हुआ। तो ये इनके 3 अभिलेख थे। 1837 में सर्वप्रथम इनके अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य शासन काल ने 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। फिर इनका अंत किसने किया? इनके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इनके कौन थे? सेनापति पुष्यमित्र सोम ने इनकी हत्या कर सोम वंश की स्थापना की। कब की? 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व इन्होंने की। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी, ये सब अच्छा लगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो रोक के नोट कीजिए, क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है भाइयों कि आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक आप मेरा साथ देते रहें, सब्सक्राइब करें। अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।